अरे आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी कौन सुपारी दे सकता है? अभी तो आपके पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आपने तो पूरे देश की सुपारी दे रखी है। आप पर कौन सुपारी देगा? किसकी हैसियत है आपको पर सुपारी देने की? आपके नेतन्याहू जैसे दोस्त हैं जो पेगासस से आपकी मदद कर रहे हैं, आपके आपके पास जो है क्या कहते हैं, बराक 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 आपके दोस्त हैं। ट्रंप साहब आज जेल जाने वाले हैं, आपके दोस्त हैं। पुतिन साहब से आपकी गलबहियां हैं। आपको अगर आप खतरे में हैं तो हम लोग जो देश के पिद्दी नागरिक हैं, हम लोग की जो है क्या कहते हैं, सुरक्षा और स्वतंत्रता का क्या होगा सर? कि अप्रोप्रिएट समय आने पर जो टुकड़े टुकड़े गैंग और जो विदेशी गैंग में शामिल पूर्व जज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अप्रोप्रिएट समय आने पर। मतलब आपके यहाँ विचाराधीन है। अब लेटेस्ट में जब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बांधता है, ये आपने बहुत पुरानी कहावत देखी सुनी होगी। तो भैया आप खट्टर साहब भी जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, और तो और वो आरएसएस के नामिनी हैं। वो बीजेपी कैडर के व्यक्ति नहीं है, वो आरएसएस कैडर के व्यक्ति हैं, जिसको आरएसएस ने कहा कि अभी हमारा जो है मुख्यमंत्री हुआ करेगा। तो आरएसएस के मुख्यमंत्री वो हैं। आरएसएस के मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर दास थे। आरएसएस के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में उस समय फडणवीस साहब थे। ये जो आरएसएस द्वारा चुने गए थे, इसमें मोदी जी की नहीं चली थी। आरएसएस ने कहा हम अपना मुख्यमंत्री मनोनीत करेंगे। तो खट्टर साहब ने भी जो है वो वहाँ 5,000 के लगभग सिपाहियों की भर्ती का मामला है 2019 का, लगभग 3,000 इन्होंने भर्ती कर लिया था। तब तक कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए। क्यों? क्योंकि जो आयोग था चुनने वाला, उस आयोग ने कहा कि 800 से अधिक लोगों का बायोमेट्रिक्स नहीं मिल रहा, उसकी पुष्टि नहीं हो रही है। बस उसी आधार पर हाई कोर्ट ने रोक दिया। उसमें 2,000 लोगों का रुक गया। अगर एक शब्दों में कहा जाए तो सरकार की तरफ से संवैधानिक मशीनरी को ध्वस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पहले लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने जजों को, रिटायर्ड जजों को धमकाया, और उपराष्ट्रपति का भी बयान आपने सुना ही होगा। अभी हाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने सिटिंग जज को एक तरह से धमकाया। पहले मसला यूट्यूब चैनल ने वो वीडियो शेयर किया है, पहले देखिए ये वीडियो। वो हल हो जाएगी, चिंता मत करो। वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है तो ठीक करेंगे उसको। हमने तो 3,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे सुनो मैं सुन लेने दो, मुझे पता है सारा मामला। 3,000 ज्वाइन हो गए ना? अरे 5 में से 3 हो गए ना? 3,087 हो गए सर, हो गए ना? बाकी जो 2,000 बचे हैं वो भी कोर्ट का फैसला जल्दी करा लेंगे। सुना आपने, समझ आया? नहीं आया तो एक बार फिर सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वो हल हो जाएगी, चिंता मत करो। वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है तो ठीक करेंगे उसको। हमने तो 3,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे सुनो मैं सुन लेने दो, मुझे पता है सारा मामला। 3,000 ज्वाइन हो गए ना? अरे 5 में से 3 हो गए ना? 3,087 हो गए सर, हो गए ना? बाकी जो 2,000 बचे हैं वो भी कोर्ट का फैसला जल्दी करा लेंगे। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जब से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब आए हैं अपने कुर्सी पर, चीफ जस्टिस पर, किरण रिजिजू लगातार हमला बोल रहे हैं और डाइवर्सिटी की मांग कर रहे हैं जुडिशरी में। बहुत अच्छी बात है, लेकिन डाइवर्सिटी किस तरीके से और कैसे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। और लगातार कई पॉलिटिकल क्लास से जुडिशरी पे लगातार हमले हो रहे हैं, और अभी खट्टर साहब नए लेटेस्ट है। सोशल मीडिया की खबरों के हिसाब से उन्होंने माफी मांग ली है इस मुद्दे पर, लेकिन क्या यह काफी है? एक बार जब आप अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, धमकी देते हैं, तो लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच वो मैसेज तो चला ही जाता है। उसके बाद उसको रीपेंट करने से भी कोई लाभ है क्या? इन तमाम मसलों पर इस एपिसोड में बात करने वाला हूं, और यह भी बात करने वाला हूं कि पहले जो चीफ जस्टिस या जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला दिया है, कई बार भावनाओं को ध्यान में रखकर और कई बार अदरवाइज भी,
क्या उन जजों से चुपके से इसी तरह से धमकी या ब्लैकमेलिंग से काम लिया गया है या प्रलोभन देकर काम लिया गया है, ये भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। एज यूजुअल जेपी सिंह साहब हैं, पूरे अपने शोध और तैयारी के साथ, आंकड़ों के साथ हैं। पूरा वीडियो आप देखते रहिए, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिएगा, पूरा बैठे रहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन और कहीं गोदी मीडिया में तो मिलेगा ही नहीं, और भी मीडिया में नहीं मिलेगा इस तरह की चर्चा। राजनीति और न्याय इन दोनों के बीच जो टसल है, तो क्या मायने। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा। जी सर, नमस्ते सर नमस्ते। देखिए सर, अगर एक शब्दों में कहा जाए जी तो सरकार की तरफ से संवैधानिक मशीनरी को ध्वस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और ये संवैधानिक मशीनरी कैसे ध्वस्त हो रही है? वो ऐसे ध्वस्त हो रही है कि जो 4 पिलर कहे जाते हैं लोकतंत्र में, जिसमें चौथा पिलर प्रेस जो है वो अघोषित रूप से चौथा पिलर है, वरना 3 ही पिलर कहे जाते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और इनके कार्य भी संविधान में काफी हद तक परिभाषित। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। अब राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका कार्यभार संभालेंगे, फिर अगर किसी मंत्री को मंत्री बनना हो या प्रधानमंत्री बनना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको शपथ दिलाते हैं। कभी प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ नहीं दिलाते। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मतलब एक जो स्तर है, जो आपका क्या कहते हैं हायरार्की है, उसका जो है मतलब मैं ये बता रहा हूं कि मतलब किस तरह की स्थिति है। राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगभग समकक्ष माने जाते हैं और प्रधानमंत्री उनसे एक लैडर नीचे हैं। प्रधानमंत्री कभी इनको शपथ नहीं दिलाते, ये एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं या मंत्रिमंडल को शपथ दिलाते हैं। जी। अब इस पृष्ठभूमि में देखिए, इसमें आपने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है कि जो इसके पहले राष्ट्रवादी मोड में देते थे, या जो क्या कहते हैं पार्टी लाइन पर सरकार के जो है वो क्या कहते हैं सप्लीमेंट करते थे, जो मतलब सरकार के निर्णयों को जो है वो समर्थन दे करके एक उसको जो है वैधानिक जामा पहनाते थे। ऐसे ऐसे मुद्दे सुओ मोटो उठा देते थे जो सरकार की पार्टी के एजेंडे में है, जैसे 3 तलाक। 3 तलाक पर किसी ने मूलतः जो है वो रिट नहीं दाखिल की थी। 3 तलाक दीपक मिश्रा ने एक ईसाई के तलाक के मामले को सुनते हुए कहा 3 तलाक पर भी होना चाहिए, और उसके लिए एक वो करके रेफर कर दिया जो है, और रेफर भी कहाँ किया भाई, वही चीफ जस्टिस थे। तो गठित हो गया मामला। उसके बाद कई महिलाओं ने उसको वैलिडिटी देने के लिए कई महिलाओं से भी जो है वो दाखिल करा दिया गया। आजकल तो सभी पार्टी में सभी तरह के लोग हैं, ये नहीं आप कह सकते कि अकलियत है तो बीजेपी में नहीं है, और जो है वो क्या कहते हैं आपके बिल्कुल घोर सांप्रदायिक हैं तो कांग्रेस में नहीं है, समाजवादी पार्टी में नहीं घुसे हैं। अब जहां जिसका जो है वो क्या कहते हैं पद मिल जाए तो वो गौड़ हो जाता है। बाकी जब उसके आचरण की बारी आती है तब पता चलता है कि धर्मनिरपेक्ष है कि ये सांप्रदायिक माइंडसेट का आदमी। खैर, अब रिज्जू साहब ने अटैक करना शुरू किया कॉलेजियम को लेकर के, जज को नियुक्त करने को लेके, आपका NJAC जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया उसको लेकर के। उसके बाद इसमें संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति कूद गए, धनखड़ साहब। ये भी पुराने कांग्रेसी हैं। अब ये कूद गए तो ये दिखाने लगे कि कितने ज्यादा भाजपाई हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट जो है इस तरह के कभी मामलों में टिप्पणी नहीं करता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति है वो, और उपराष्ट्रपति के बाद एक सदन का उपसभापति है। अभी तक आपने देखा होगा कि ओम बिरला, ये तो कांग्रेसी पृष्ठभूमि से आए हैं, ओम बिरला RSS पृष्ठभूमि से आए हैं। उनकी गणवेश की फोटो जो है फेसबुक पर घूम रही थी पिछले दिनों, लेकिन उन्होंने तो अभी तक जो है ऐसा कुछ नहीं कहा पब्लिकली जो सीधे सीधे संविधान को चोट करता हो। और ये वकील होकर के जानते हैं, इसके बाद भी लगातार
और तो और जो पुरानी व्यवस्था को जो है वो क्या कहते हैं मतलब और लेके नई व्यवस्था को लेके एनजेएसी को लेके कॉलेजियम को लेके लगातार जुडिशरी इनके निशाने पर धनकर साहब के रहती है। अब इनको कैसे हटाया जाए, क्या किया जाए। अब लेटेस्ट में जब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बांधता है, ये आपने बहुत पुरानी कहावत देखी सुनी होगी। तो भैया अब खट्टर साहब भी जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं और तो और वो आरएसएस के नामिनी हैं। वो बीजेपी कैडर के व्यक्ति नहीं है, वो आरएसएस कैडर के व्यक्ति हैं, जिसको आरएसएस ने कहा कि अभी हमारा जो है मुख्यमंत्री हुआ करेगा। तो आरएसएस के मुख्यमंत्री वो हैं। आरएसएस के मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर दास थे। आरएसएस के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में उस समय फडणवीस साहब थे। ये जो आरएसएस द्वारा चुने गए थे, इसमें मोदी जी की नहीं चली थी। आरएसएस ने कहा हम अपना मुख्यमंत्री मनोनीत करेंगे। तो खट्टर साहब ने भी जो है वो वहाँ 5,000 के लगभग सिपाहियों की भर्ती का मामला है 2019 का, लगभग 3,000 इन्होंने भर्ती कर लिया था। तब तक कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए। क्यों? क्योंकि जो आयोग था चुनने वाला, उस आयोग ने कहा कि 800 से अधिक लोगों का बायोमेट्रिक्स नहीं मिल रहा, उसकी पुष्टि नहीं हो रही है। बस उसी आधार पर हाई कोर्ट ने रोक दिया। उसमें 2,000 लोगों का रुक गया। अब खट्टर साहब एक समारोह में गए थे जहाँ किसी ने पूछ लिया कि साहब वो क्या हुआ उसका, तो उन्होंने सीधे सीधे जो है वो, अरे भाई, वो शालीनता से कहते थे कि भाई हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है, हम प्रयास कर रहे हैं कि हाई कोर्ट की रोक खत्म हो जाए, जैसे खत्म होगी वैसे हम नियुक्ति करेंगे। अब वो अपना सारा दोष राजनीतिक रूप से, क्योंकि देर सवेर वहां भी चुनाव होने वाला है, 24 के लोकसभा के बाद हो सकता है तत्काल चुनाव हो, वहां साथ में भी हो सकता है। तो उन्होंने ले दे के तुरंत कह दिया कि जज साहब की दिमाग जो है वो हिला हुआ है और उसको हम ठीक कर देंगे। जिस जज ने, तो अब आप ये बताइए, जज साहब को दिमाग हिला हुआ है का मतलब है कि जज साहब पागल है या जज साहब की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसके तमाम नेतार्थ हैं। हम खट्टर साहब के मुंह में शब्द नहीं डालना चाहते, लेकिन एक मुख्यमंत्री कहे कि साहब प्रधानमंत्री का जो है दिमाग हिला हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ? राष्ट्रपति का दिमाग हिला हुआ है, गवर्नर का दिमाग हिला हुआ है। आपने देखा होगा कि इतना असहयोग कर रहे हैं केरल के महामहिम राज्यपाल, वो भी जो कांग्रेस के पृष्ठभूमि के हैं, आरिफ मोहम्मद खान। कोश्यारी साहब जो है इतना जो है उन्होंने अराजकता फैलाई महाराष्ट्र में, लेकिन तभी भी तो उद्धव ठाकरे ने कभी नहीं कहा है, आप पिनियारी विजयन ने कभी नहीं कहा कि इनका दिमाग हिला हुआ। अरे भाई, हाई कोर्ट से रोक है, जब खत्म होगी तब आप भर्ती कर लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है। और फिर वो जो 5,000 है उसके अलावा आप आगे भर्ती करिए। जब आपने रोजगार देने का वादा किया है, या ये है कि रोए के रानी आग खुदा गई, मतलब हम जो है नहीं भर्ती करना चाहते थे और हाई कोर्ट का हो गया तो हम हाई कोर्ट में दोष मर के अब हम भर्ती नहीं करेंगे जब तक हाई कोर्ट क्लियर नहीं करेगा। अरे आप दूसरी नौकरियों में भर्ती कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप राज्य सरकार हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इन्होंने जो कहा कि दिमाग हिल गया, इस पे बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया हुई और कांग्रेस ने तो इसको आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो है उसे उनसे अपील की है कि साहब इसका संज्ञान लीजिए। तो बहुत ही गंभीर बात इन्होंने की थी। इतना तो जगमोहन लाल सिन्हा ने जजमेंट दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, और इंदिरा गांधी चुनाव उनका जो है दुरुपयोग के कारण जो है क्या कहते हैं उनका चुनाव रद्द हो गया था। राजनारायण जी को जिता दिया था उन्होंने। इंदिरा गांधी ने और उनके उस समय के जो सो कॉल्ड अधिनायकवादी जो सलाहकार दोस्त थे, देवकांत बरुआ टाइप से, खोतेदार टाइप से, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी टाइप से, समझे कि नहीं आप? इन लोगों ने तक जो है वो नहीं कहा था कि जो है क्या कहते हैं जज साहब का दिमाग खराब हो गया। अभी तो 2000 में इन्होंने खट्टर साहब ने कह दिया कि साहब जज साहब का दिमाग खराब हो गया है। अब इसकी तो यहाँ तक व्याख्या हुई, हालांकि ये बात खट्टर साहब ने नहीं की थी, कि इनडायरेक्टली उन्होंने धमकी दी कि आपका लोया जैसा हाल कर देंगे। आखिर जो है इन्होंने जब हाल किया, इन्होंने जब कहा किरण रिजिजू ने कि अप्रोप्रिएट समय आने पर जो टुकड़े टुकड़े गैंग और जो विदेशी गैंग में शामिल पूर्व जज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अप्रोप्रिएट समय आने पर, मतलब आपके यहाँ विचाराधीन है। अब अगला लोकसभा का सत्र हो राज्यसभा का, तब उसमें कोई पूछे कि भाई उन लोगों के खिलाफ क्या विचाराधीन है, तो सरकार हो सकता है कैटेगरिकल कहे कि कुछ विचाराधीन नहीं है, या इस पे इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया हो गई है। नहीं तो हम लोग सुनते हैं कि सवेरे सवेरे जो एक्स जज फलाने हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग में, उनके यहाँ जो है ईडी की छापामारी हो गई है, उनके यहाँ सीबीआई की छापामारी हो गई है।
तो सवाल इस बात का है कि जब सरकार पूरी तरह संवैधानिक मशीनरी को, बाकी सिस्टम को तो आप ध्वस्त कर ही रहे हैं, पार्लियामेंट आप नहीं चलने दे रहे हैं। हमेशा होता है कि पार्लियामेंट विपक्ष नहीं चलने देता, अभी तो आप नहीं चलने दे रहे हैं। लोकसभा में आप बहस नहीं होने दे रहे हैं। और इससे बड़ा बुरा हाल क्या होगा कि एक जुडिशरी का एक तबका सरकार के स्पोक्स पर्सन के रूप में काम कर रहा है। हमने आपके खिलाफ जो है इस्तगासा दायर किया। इस्तगासा समझिएगा, ये कंप्लेंट केस है, ये पुलिस केस नहीं है। इसमें हमको दायर करना पड़ता है, हमको गवाही देनी पड़ती है, तब जाकर के वहां से सम्मन इशू होता है। सम्मन इशू हुआ, सम्मन इशू होने के बाद जो इसके पूर्व वाले थे उनका साहब जो गवाही हो पेश कीजिए, इनके पास तो कुछ था नहीं, सबूत पेश कीजिए। तो ये हाई कोर्ट चले गए, साहब हम इसको अभी नहीं सुनवाई चाहते हैं, इसको स्थगित कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट इनके कहने से स्थगित कर देता है। ये नहीं कहता कि नहीं आप जो सबूत वो मांग रहे हैं जाइए सबूत दीजिए और मेरिट पे इसको डिसाइड कराइए। अब इसके बाद जब ये देखते हैं कि इनके लाइक माइंडेड जज वो आ गए हैं, मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ये फिर हाई कोर्ट जाते हैं, साहब अब हमारा जागृत करा दीजिए, हमारे पास सबूत हो गया है। और उसके बाद जागृत होता है, और जागृत होने के बाद एक आदेश उसमें ये भी कह दिया कि साहब ये भी कह दिया कि इसको जल्दी से जल्दी 1 महीने में डिसाइड किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो है वो वाले मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हो जाए। तो ये भी हाई कोर्ट से हो गया। और उसके बाद वहां जाता है, और वहां जाने के बाद खटाखट तो जो मूल सवाल है जो उनके वकील उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार जो है क्या कहते हैं मुकदमा करते कि साहब हमारी छवि धूमिल हो गई। बाकी सामूहिक रूप से मोदी के लिए राहुल जी ने कुछ नहीं कहा। जो पिछले मजिस्ट्रेट जुडिशियल थे उनके यहाँ रोज ही एप्लीकेशन देते थे कि रोज की पेशी पर राहुल को उपस्थित होने के लिए कहा जाए ताकि उनको जलील किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसमें कोई जरूरत ही नहीं है पेश होने की। तो ये भी एक ग्राउंड था उनके पास कि साहब ये तो जो है लगता है उनको छोड़ देंगे। सही बात तो ये है कि मजिस्ट्रेट साहब को संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए कि जब ये मामला डायरेक्ट आप इससे प्रभावित नहीं है तो कैसे आप इसका संज्ञान ले रहे हैं। 13 करोड़ मोदी हैं, उन्होंने सबके लिए तो कहा नहीं। ये तो वही मुसलमानों वाली बात है, मुसलमान तो 20 करोड़ हैं, 13 करोड़ से भी ज्यादा। तो उनके लिए है कि साहब सारे जो है वो मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं जितने आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं। क्यों है ये फ्रेज जो है जानते हैं कब से बंद हुआ? जब मालेगांव में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, इन लोगों का जब गिरोह पकड़ा गया तो पता चला कि ये तो जो है वो क्या कहते हैं आतंकवाद का ये भगवा चेहरा है। और सबसे बड़ी बात है कि साध्वी प्रज्ञा जो है वो क्या कहते हैं एमपी बन गई है भोपाल से। कर्नल पुरोहित को जो है जमानत मिलने के बाद फिर से जो है फौज में ले लिया गया है, क्योंकि फौज के वो जो है इंटेलिजेंस विंग के आदमी थे। इसके बावजूद पुरोहित के खिलाफ मुकदमा ड्रॉप नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। अब या तो पुरोहित ये साबित करें कि वो आर्मी की तरफ से इंटेलिजेंस कर रहे थे, और नहीं साबित करेंगे तो इसका मतलब कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं, आप जो है क्या कहते हैं आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि इनडायरेक्टली उनका कहना था कि हम आर्मी की तरफ से इंटेलिजेंस कर रहे थे, तो कर रहे थे, उसका कोई आदेश होगा, उसका कोई प्रारूप होगा, कोई अधिकारी कहने के लिए तैयार होगा कि ऐसी बात है। इसी तरह साध्वी प्रज्ञा ने भी ड्रॉप कराने की कोशिश की, लेकिन नहीं ड्रॉप हुआ कि नहीं आपके खिलाफ सबूत है, केस चलेगा, केस मेरिट पे डिसाइड हो। ये नहीं हुआ कि वापस ले लिया, तब से इन्होंने बंद किया। तो अब आप ही बताइए, तो 20 करोड़ मुसलमान अदालत में चले जाएं, 20 करोड़ मुकदमे दाखिल कर दें एक ही इशू पर। मतलब कहीं अब संवैधानिक व्यवस्था भंग होने का इससे बड़ा क्या उदाहरण है कि एक मुलजिम को जब अहमदाबाद जेल से, बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे के कह रहा है कि साहब जो है हमको धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी गाड़ी भी बिकरू कांड के विकास दुबे की तरफ पलटेगी और तुम रास्ते में ही जो है भूतपूर्व हो जाओगे। मंत्री इनके कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कि जो है वो क्या कहते हैं गाड़ी पलट जाएगी, बेटा को तब पता चलेगा। ये धमकी नहीं है, क्या है ये? एक संवैधानिक पद पर एक सरकार में बैठ के आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये धमकी नहीं है तो क्या है? और अगर सरकारी आदमी इस तरह की धमकी दे रहा है गुंडों की भाषा में, तो ये संवैधानिक मशीनरी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? और जब जज तक को धमकी मिल रही है, मतलब हाई कोर्ट के जज को धमकी मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज को धमकी मिल रही है, पूर्व जजों को धमकी मिल रही है, वहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मौजूदगी में ये बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस यू ललित की मौजूदगी में किरण रिजिजू साहब ने ये बात कही कि जो है कुछ जज टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, कुछ जज जो मतलब ये हैं।
हालांकि अपने दायरे में रह करके शालीनता के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इसका जवाब दिया सब चीजों का, लेकिन ये जो टुकड़े टुकड़े गए थे ये इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि फिर इससे जो है राजनीतिक वितंडावाद बढ़ता, जो कि किसी भी चीफ जस्टिस के लिए शोभा नहीं देता। लेकिन इसके आधार पर सुओ मोटो अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर कब होगी कार्रवाई? कहाँ है अटॉर्नी जनरल? और नहीं तो अगर सरकार के ही प्रतिनिधि अटॉर्नी जनरल है और सरकार को ही बचाने का काम करते हैं, तो ये सुओ मोटो में जो आपका क्या कहते हैं मानहानि का मामला उनके हाथ से ले लिया जाना चाहिए। कैसे आखिर डिसाइड होगा आप बताइए। दूसरी बात यह है कि आपने अभी प्रधानमंत्री जी ने CBI वाले मीटिंग में कहा कि साहब जो है बड़े शक्तिशाली लोगों से आपका पाला पड़ा है। आप जानते हैं 5 साल पहले इन्होंने 17A जोड़ करके CBI को मजबूर कर दिया है कि वो किसी भी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ उस राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र का कर्मचारी है तो केंद्र के जो है मतलब सरकार से बिना परमिशन के एक जांच प्रारंभिक भी नहीं कर सकते। तो किसको आप धमकी दे रहे हैं जो है वो आपका क्या कहते हैं मतलब भ्रष्टाचारी और लोगों पर एक भी नहीं छूटना चाहिए और बड़े ताकतवर लोगों से मुकाबला किस पे चलना चाहिए? अगर इनसे पूछा जाए क्या आपने जो बात कही, तो शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, हेमंत विश्व शर्मा, सर्वानंद सोनेवाल जैसे लोगों पर मुकदमा चलेगा क्या? आपने कहा कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं छूटना चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि अगर सरकार ही अराजकता की स्थिति पैदा करे तो संवैधानिक मशीनरी को फेल माना जाएगा या संवैधानिक मशीनरी को बरकरार माना जाएगा? और हमारे यहाँ इस तरह की परिस्थितियों में कि अगर सरकार ही जो है इस तरह की बात करने लगे, संवैधानिक पद पर बैठे लोग इस तरह की बात करने लगे, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी इस पे हमारा संविधान मौन है। क्योंकि जब देश आजाद हो रहा था तो बाबा साहब की अध्यक्षता में जो संविधान सभा ने जो है हर मुद्दे पर बहस की, तो ये कहा कि हमारा देश आजाद हो रहा है, इतने छोटे छोटे टुकड़ों से एक देश के रूप में हो रहा है, तो लोगों में बड़े आदर्श स्थिति है, बड़े आदर्श की भावना है, देश का जो है आज़ादी का जो है वो क्या कहते हैं लोगों में जज्बा है, तो इस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। हालांकि कई सदस्यों ने सब बात तो उठाया था कि अगर आगे चल के किसी ने ये बेईमानी की तो क्या होगा, आगे चल के किसी ने वो बेईमानी की तो क्या होगा। बाबा साहब तो अविश्वास प्रस्ताव को भी जो है सरकार के खिलाफ दल बदल को भी रेयर ऑफ द रेस्ट रखना चाहते थे स्पीकर की भूमिका को, लेकिन भाई लोग माने नहीं। तो सवाल इस बात का है कि जब संवैधानिक मशीनरी आप फेल कर रहे हैं, बिना इमरजेंसी लगाए, इमरजेंसी से भी आप आगे बढ़ गए हैं, बस एक है कि सारे विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करना बाकी है, बाकी इमरजेंसी से किसी भी हालात में खराब स्थिति जो है हमारे देश में, मतलब इमरजेंसी से भी खराब स्थिति है हमारे देश में, इमरजेंसी से अच्छी स्थिति में हम नहीं है, केवल वही सारे नेता गिरफ्तार होने बाकी है। और जिस तरह मोदी जी चारों ओर जो है वो क्या कहते हैं हमला कर रहे हैं, ये ईमानदार है बाकी चोर है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है कि कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर ईवीएम पर मुकदमा होने वाला है, ईवीएम सिस्टम को चैलेंज किया जाने वाला है, सब विपक्षी दल मिलके करेंगे। तो सवाल है कि ये कह रहे हैं कि सारे लोग हमारी सुपारी, अरे आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी कौन सुपारी दे सकता है? अभी तो आपके पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आपने तो पूरे देश की सुपारी दे रखी है, आप पर कौन सुपारी देगा? किसकी हैसियत है आपको पर सुपारी देने की? आपके नेतन्याहू जैसे दोस्त हैं जो पेगासस से आपकी मदद कर रहे हैं, आपके पास जो है क्या कहते हैं बराक आपके दोस्त हैं, ट्रंप साहब आज जेल जाने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, पुतिन साहब से आपकी गलबहियां हैं। आपको अगर आप खतरे में है तो हम लोग जो देश के पिद्दी नागरिक हैं, हम लोग की जो है क्या कहते हैं सुरक्षा और स्वतंत्रता का क्या होगा सर? जो आपकी जिम्मेदारी है, जो सरकार में आप बैठे हैं, तो हमारे जान माल संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। गुंडों के लिए पुलिस नहीं बनती, अराजक लोगों के लिए, शरीफ लोगों की रक्षा के लिए पुलिस होती है, गुंडों के लिए पुलिस नहीं होती। ये जो धारणा है कि बदमाशों के लिए पुलिस शरीफ लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, कि उनको जो है जो आदमी जो है कोर्सन से दबा करके, उनको कुचल करके, उनका धरती धन
सब हड़पने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ पुलिस है। मतलब वो हम लोगों के मतलब पक्ष में, आम जनता के पक्ष में पुलिस की अवधारणा है। पुलिस की अवधारणा किसी के खिलाफ नहीं है। इसीलिए जो है जो पकड़ा भी जाता है उसके भी मानवाधिकारों की रक्षा का जो है क्या कहते हैं रहता है कि भाई से 3rd डिग्री टार्चर नहीं होना चाहिए, से नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ, पता नहीं ये दोषी है कि नहीं है। तो ये सब स्थिति है सर, एकदम अराजकता के हम चरम दौर में गुजर रहे हैं। बस खाली गिरफ्तारी होना बाकी है। बीच बीच में हो भी जा रही है, सजा भी हो रही है। टुकड़े टुकड़े में हो रही है ना, उस तरह नहीं हो पा रही ना कि मीसा में पकड़ लिए गए तो 7 महीने बंद है, 9 महीने बंद है, 18 महीने बंद है। फिर जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाई तब तमाम लोग छोड़े गए। वो स्थिति नहीं है ना। हाँ, एक यूएपीए बात एक बताइए है कानून जी। जी कि ब्यूरोक्रेसी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के थ्रू ओपोजिशन लीडर्स को डराया जाता है और नेता भी धमकी देते हैं जो सत्ता पक्ष के हैं। जी इधर जुडिशरी में पॉलिटिकल क्लास, हायर जुडिशरी कह रहा हूँ, जी पॉलिटिकल क्लास, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर आक्रामक होकर बोल रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अल्टीमेटली डरा किसको रहे हैं? क्या देश की जनता को डरा रहे हैं? इनडायरेक्टली तो जब देखिए, जब समाज में वो इतने ताकतवर लोगों को, जो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि सब बहुत ताकतवर है, अगर वो एक प्रदेश के जो है क्या कहते हैं सीनियर मंत्री को, मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 है, आपके रांची में, झारखंड में मुख्यमंत्री को, और इस लेवल के लोगों को जब ये मुख्यमंत्री आपके कर, वहाँ आपके बंगाल में मुख्यमंत्री को, आपके केसीआर को तेलंगाना में मुख्यमंत्री को, मैंने इस ऊंचे लेवल पर डरा रहे हैं। इतने सीनियर मिनिस्टर, इन्होंने उनको पकड़ कर जेल में बंद कर दिया और आज तक उनके खिलाफ सबूत ढूंढ के नहीं लाए। और केस भी क्या बनाया? जो महिला को आपने सीना बोरा की मां को उसकी हत्या के आरोप में बंद किया, उसकी गवाही पर आपने, उसी तरह जैसे आप सुकेश चंद्रशेखर से रोज गवाही दिला रहे हैं जो फ्रॉड बंद है तिहाड़ जेल में, कि हमने केजरीवाल को इतना रुपया दिया तो उतना रुपया दिया, तो उसका हिसाब भी तो होगा, देते हुए फोटो भी तो होगी। जब इतना बड़ा ठग है कि खाली कहने से मान लेंगे, आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उस आधार पर केजरीवाल को बुला लें, लेकिन आपने केसीआर की बेटी को बुला लिया। कितना हास्यास्पद है कि आपकी एजेंसी कह रही कि 90-91 लाख रुपया जो है वो उनको मिलने वाला था। तो कहाँ भैया रुपया? करोड़ करोड़ मिलने वाला था, तो उतना करोड़ है संभावना। कहाँ? आपने किसी की बात बरामद किया? आपकी तो विश्वसनीयता इतनी गिरी हुई है कि चुनाव आयोग ने डर के मारे आपके एक मुख्यमंत्री की कार की तलाशी ले ली, क्योंकि किसी ने उसको टिप दिया था कि इस कार में करोड़ों रुपया जा रहा है बांटने के लिए। कर्नाटक के किसी मुख्यमंत्री की गाड़ी की तलाशी आज तक आपने सुनी है? उसकी तलाशी हुई अभी जो है एक हफ्ते 10 दिन पहले गाड़ी की, कि साहब तलाशी है, इसमें टिप है कि इसमें जो है करोड़ों रुपया भर के आप ले जाना कहीं बांटने के लिए। तो आपकी विश्वसनीयता तो इतनी गिरी हुई है। वो चुनाव आयोग जो आपके हाथ का तोता पपेट बताया जा रहा है, वो खाली सुप्रीम कोर्ट के कुछ टिप्पणियों और एक आदेश की सारे जो है जो चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति की एक ये प्रक्रिया होगी और सब चुनाव आयुक्त बराबर के होंगे, कोई उसमें छोटा बड़ा नहीं होगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों का चुनाव भी मुख्य चुनाव आयुक्त की ही तरह जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सहमति से होगा। तो सवाल इस बात का है कि वो चुनाव आयोग डर करके और आपके मुख्यमंत्री की तलाशी ले रहा है, इससे इज्जत बढ़ी कि इज्जत घटी? खट्टर साहब का ही मामला देखिए, जो उन्होंने धमकी दी, तो खट्टर साहब ने जब धमकी दी आपको जजों को, तो कितना अंडर प्ले कर दिया गया गोदी मीडिया में, कहीं चलते हुए देखा आपने? हम लोग खुद 3 दिन बाद इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि बात निकलते निकलते सामने आई है। और फिर खट्टर साहब ने कल सफाई दी, करे ऐसी कोई बात नहीं, हमारे मुंह से निकल गया था, ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। तो क्या किसी के सिर्फ ऐसा कुछ नहीं कहने से सब बात बराबर हो जाएगी? जैसे रिज्जू कहें कि हमने कोई धमकी नहीं दी, हमारे मुंह से ऐसे प्रसंगवश स्लिप ऑफ टंग था, निकल गया, ये कोई बात है? आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपने संविधान की शपथ खाई है, तो क्या आपसे ये अपेक्षा नहीं रखी जाती कि आप संविधान का जो है लेटर एंड स्पिरिट में पालन करेंगे? आप नहीं पालन करेंगे तो किससे आप पालन कराएंगे? हमसे? आपसे? या जो है वो आम जनता से, जो है क्या कहते हैं रिक्शा चलाने वाले से, खुंचा लगाने वाले से, दिहाड़ी करने वाले से आप पालन कराएंगे? किससे पालन कराएंगे अगर आप नहीं पालन करेंगे? जी एक आखिरी सवाल सर। जी अभी आरएसएस
सबको हिंदू बनाने में लगी हुई है, पिछड़ों को, जी दलितों को। इस जाति तो पंडितों ने बनाई है, सब हिंदू ही हैं। चुनाव जैसे जैसे आता है हिंदू बनने लगता है सब दलित पिछड़े, भले उसकी हकमारी हो जाए, सब कुछ हो जाए, हमले हो जाए, एट्रोसिटीज हो, अलग बात है। कल एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, स्टालिन के नेतृत्व में। और उसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, डी राजा, तमाम कुछ इंडिपेंडेंट एमपीज और बहुत सारे एमएलए एमपीज, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसमें शामिल हुआ है। और करीब 4 घंटे ये सभा चली है, 4 घंटे, और सब लोग बैठे हुए थे। तो क्या, और उसमें जो एजेंडा सेटिंग हुआ, कास्ट सेंसस और जाति, कांग्रेस के लीडर भी थे, वीरप्पा मोइली थे, और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने सीधा हमको भेजा है कि जाओ और अपने पक्ष रखो वहां पर। वहां पे सोशल जस्टिस फिर से जो है ना पूरा एजेंडा उभर के आ रहा है, और कास्ट सेंसस। क्या ओपोजिशन, लेफ्ट सेंटर, समाजवादी दल, द्रविड़ दल अब ये समझ रहा है कि अगर आरएसएस के जो हिंदुआइजेशन का प्रोसेस है उसको अगर ब्रेक करना है तो सोशल जस्टिस को लाना पड़ेगा, और क्या एजेंडा बन सकता है 24 में। कई जजेस भी देखिए थे इसमें, हाई कोर्ट के रिटायर्ड देखिए जजेस भी देखिए थे। देखिए एजेंडा तो बन सकता है, इसमें बहुत पावर है, हम्म। बहुत शक्ति है इसमें, और मेजॉरिटी इन्हीं तबकों की है। जी। अगर 85 और 15 देखें तो 85 हैं ये, 15 में जो है वो हैं, लेकिन वो इस तरह का कुचक्र रचते हैं। और जो मूलभूत सवाल हैं, उन मूलभूत सवालों पर आर्थिक उदारीकरण में और लापरवाही की जा रही है, आर्थिक उदारीकरण के नाम पर। अब एक मूलभूत सवाल है मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया लगातार, जिसको अब हम गोदी मीडिया कह के दुत्कार रहे हैं, या सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव हो गया है, आविर्भाव हो गया है, हम आपसे बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन हमारी उतनी पहुंच नहीं है ना जो गोदी मीडिया की पहुंच है। जी। आप एक बात बताइए कि आपका उभार हो रहा है, आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, आपके पास उस तरह के पूंजीपति नहीं हैं जो आपका क्या कहते हैं मीडिया के इतने बड़े बड़े हाउसेस को, चेन न्यूज़पेपर को, चेन आपके क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चला सकें। तो आप उसके लिए कोई वैकल्पिक उपाय करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा कोई बफर बजट या बफर स्टॉक टाइप का बजट का बनाएंगे कि ना, कि इससे जो है वो क्या कहते हैं हम ये 8 तरह का जो है वो क्या कहते हैं चैनल पूरे देश भर में चलवाएंगे जो उसके पैरेलल होगा, और उसको आप हर चीज में प्रायोरिटी देंगे। अभी एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया है कि जगन मोहन रेड्डी ने अपने अखबार को मैक्सिमम विज्ञापन दिया, बाकी अखबारों का सब विज्ञापन काट दिया। सुप्रीम कोर्ट में आया, उन्होंने नोटिस जारी किया है। तो आगे जगन मोहन रेड्डी अपने अखबार को प्रमोट कर रहे ही नहीं कर रहे हैं बाकी अखबारों की कीमत पर। उत्तर प्रदेश में हम लोगों का अखबार था जिसमें मैं था, वो मझोला अखबार था, तो कुछ मोदी जी की कृपा से बंद हो गया और कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की कृपा से बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जब बीजेपी की सरकार आई तो ये मान के चल रही थी कि हम लोग सो काल धर्मनिरपेक्ष हैं, हम लोग सपा सरकार के नजदीक हैं। उन्होंने हम लोगों का सारा विज्ञापन वगैरह घोषित रूप से बंद करा दिया। कहाँ इसकी अपील करें हम? और कोई मालिक जो है, जो मझोले कद का मालिक है, वो वेतन लोगों को कहाँ से दे सकता है अगर जो है विज्ञापन या और तरह से आए ना हो और अखबार न बिके। और फिर जो आपका गोदी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो पता चला कि आपका जो है 6 रुपए 5 रुपए में 32 पेज अखबार उस डेट में दे रहा था। यहाँ 16 पेज का अखबार था, 10 पेज का अखबार था, तो 32 पेज के सामने 16 पेज वाला अखबार उतने ही पैसे में कोई क्यों लेगा? आपको कम दाम में देना पड़ेगा। फिर आप ये जानिए कि पूरे दुनिया में, तो हम नहीं जानते, लेकिन पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा खासा चंक ये जो अखबार बांटते हैं, आपके घर पहुंचाते हैं, वो लेते हैं 30% से 35% कमीशन लेते हैं। अगर 1 रुपया में 35 पैसा, तो अगर 3 रुपए का अखबार हुआ तो 1 रुपया उनका, अब 2 ही रुपया आपके पास बचा। फिर आपका अगर पब्लिकेशन सेंटर मान लिया कि लखनऊ है, वहां से आप अखबार मंगा रहे हैं तो वो टैक्सी का पे कर रहे हैं आप, मतलब सब कास्ट बढ़ती जा रही है। पता चला कि आपको एक अखबार में 5 नया पैसा मिल रहा है, और आपने अगर ठीक के ढंग के लोग रखे, उनको अगर ढंग की तनख्वाह दी, तो पता चला कि सिर्फ पत्रकारों की ही तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं आप, तो प्रेस वालों को कहां से देंगे? मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। तो हमारा कहना है कि जब तक आप मीडिया पर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए, तब तक आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। क्यों?
क्योंकि वो लगातार दुष्प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा जिस दिन से आप सत्ता में बैठेंगे। आपके बारे में ये होगा कि साहब आप जो है चूंकि कमेरे वर्ग से आए हैं, आप ओबीसी और दलित वर्ग से आए, तो आप बाथरूम में गए मुख्यमंत्री आवास में, प्रधानमंत्री आवास में, आपको शावर खोलना नहीं आया। आप गए टॉयलेट और टॉयलेट खोलने के बाद हाथ धोने के लिए आपने वो शावर वाला दबा दिया तो आप पूरा जो है शरीर ऊपर से नीचे आपका भीग गया। मतलब मजाक उड़ाया जाएगा इस तरह। उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव जब जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे तो इस तरह के जो है क्या कहते हैं चुटकुले लखनऊ में फैल गए थे और लखनऊ से लेके इलाहाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद में फैले थे कि साहब उनको नहाना नहीं आया। तो ये अगर उस तबके से आए, उनको आपके 5 स्टार बाथरूम में नहाना नहीं आया और आपने वहाँ यही बनवा रखा है, तो अब है तो योगी जी प्रधान मुख्यमंत्री, योगी जी ने जाते हैं वहाँ चौकी मंगवाई है और चौकी पर सोते हैं। वो प्रधानमंत्री के क्या कहते हैं 1.5 फुट वाले गद्दे पर नहीं सोते, जो 1.5 फुट ऊंचा गद्दा है, उनको नींद नहीं आती तो चौकी पर सो रहे हैं। तो अब आपने उनके बारे में फैलाना शुरू किया कि अरे भाई हम लोग गांजा नहीं पीते, मैंने मुख्यमंत्री जी गांजा पीते हैं, समझ गए आप हैं। तो अब क्या कहेंगे आप? वो एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए जो है, उन्होंने कहा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चाहे जो हो ये हो, मैं मुख्यमंत्री हूँ, कोई नहीं कह सकता, मैं इतना लंगोट का पक्का हूँ कि मेरे यहाँ कोई जो है फासा औरत जो है मेरे घर में आ जाए या जहाँ मैं रुकूं वहां आ जाए। अब वो किस पे कह रहे थे? कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री, कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री पर कह रहे थे। वीर बहादुर सिंह थे जो ये कह रहे थे, और उसके पहले नारायण दत्त तिवारी थे। ये नारायण दत्त तिवारी थे जो आपके क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश के जब राज्यपाल थे, तो वहाँ यही सब लड़कियों उनके चक्कर में, काल गर्ल्स के चक्कर में जो है वहां से जो है राज्यपाल पर छोड़ना पड़ा था उनको। तो क्या करेंगे? आपसे बता रहे हैं। तो यहाँ तो तत्काल जो है उसके खिलाफ जो है विस्फोट कैंपेन हो जाएगा। और वो अगर छोटी जात का है, मझोली जाति का है, तो फिर और जो है उसका मजाक बनेगा। राजेंद्र बाबू का मजाक बनता था, राजेंद्र बाबू का मजाक बनता था कि साहब वो गए जीरा देई अपनी पत्नी को लेने, तो वो मोटरी गठरी बांध के चली, तो उन्होंने कहा कि जी कुल राष्ट्रपति भवन में ना चली, तो कल देखी हमारा गठरिया मोटरिया चली तबे हम चलो बनाता ना जब जाई हुआ राष्ट्रपति भवन में। बताइए इनडायरेक्टली कि उनकी वाइफ बड़ी बेसहूर है। तो अगर मेरी पत्नी देहाती और बेसहूर है तो क्या इस देश की नागरिक नहीं है? वो उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? वो जो चिकनी चुपड़ी जो है क्या कहते हैं हाफ पैंट पहन के चलने वाली महिला नहीं है, तो महिला नहीं है वो। कौन से स्त्री स्वतंत्र की ये बात करते हैं? स्त्री स्वतंत्र यही है कि आप नंगे चले, आपसे बता रहे, सारी शालीनता को त्याग करके सिर्फ आधुनिकता के नाम पर और स्वतंत्रता के नाम पर। कौन सी शालीनता है? आप कहाँ रहते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं? फिर आपको आपत्ति है कि लोग घूर घूर, अभी दिल्ली में कोई जो है जावेद उर्फी की कौन एक महिला है जो फिल्म लाइन और मॉडलिंग से जुड़ी है, उस तरह एक लड़की कपड़ा पहन के आ गई क्या कहते हैं आपके मेट्रो में, अभी 2-3 दिन की बात है, अखबारों में सब छप रहा। तो उसको लोग घूर घूर देखने लगे, उसने कहा मेरा शरीर है, मैं चाहे जो पहनूं। लेकिन वहां दिल्ली में तो भाई आपके बलिया से, छपरा से, गाजीपुर से, आपके कोयम्बटूर से तो ज्यादा आधुनिक लोग रहते हैं। तो क्यों नहीं उसके जो है वो क्या कहते हैं जो हाफ पैंट से भी छोटी जो है चड्ढी कट पैंट है, क्या पता नहीं उसका क्या नाम है, उसको क्यों नहीं बर्दाश्त करने की क्षमता है? फिर आपकी आप ही की तो देखा देखी पूरे देश भर में लोग उसको जो है मतलब अपना रहे हैं, तो आपको बर्दाश्त करने की क्षमता क्यों नहीं? क्यों आपके यहाँ जो है लोग जो है देखने लगे? आप निर्भया कांड ही देखिए कि साहब वो पिछली सीट पर बैठ के वो लोग प्रेमालाप कर रहे थे, तो बाकी लोगों को उत्तेजना हो गई, साले अकेले अकेले हम भी रहेंगे। अब उसका क्या असर हुआ? निर्भया की जान चली गई। वो जो दूसरा लड़का उसके साथ था वो मरते मरते बचा, और बाकी लोगों को जो उसमें क्या फांसी हो गई, एक ने आत्महत्या कर लिया, एक उसमें नाबालिग लड़का था जो है वो नाबालिग होने के नाते छूट गया 3 साल की सजा काटकर। लेकिन उकसाने वाली कार्रवाई पर आप बहस नहीं करेंगे। कौन से देश में रहते हैं आप? करके देखिए उकसाने वाली कार्रवाई, यहीं इलाहाबाद में करके देखिए जरा। ज्यादातर जो बहुसंख्यक है उसका सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। हम बता रहे हैं ना, अभी मजाक उड़ाएंगे अलग, अब आपसे बता रहे हैं। तो आप कहाँ रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में रह रहे हैं? यहाँ हमारे देश की संस्कृति का नाम लेंगे तो होगा तुरंत आरएसएस से जुड़ जाएगा। तो सर तो ये बताइए जो मूल प्रश्न पे आ रहे हैं, सोशल जस्टिस का जो एजेंडा है, आप ये कह रहे हैं हाँ कि बिल्कुल चलेगा सर, लेकिन सुनिए, हाँ उस बात से हम लोग डेविएट कर गए थे। सोशल जस्टिस का एजेंडा चलेगा, लेकिन आपको लूप होल्स भरना पड़ेगा, जिसकी वजह से सोशल जस्टिस पराजित हो जाता है।
और वो लूप होल्स आप जब तक मीडिया को में भी आप जो है अपना हस्तक्षेप नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आप सोचिए कि अगर कोई जो है पूंजीपति मालिक है तो जो है वो क्या कहते हैं सोशल जस्टिस को क्यों बढ़ाने देगा आगे। तो वैकल्पिक मीडिया को पुश करना होगा पॉलिटिकल क्लास के आपको द्वारा। वैकल्पिक मीडिया के लिए ठोस नियामक तंत्र और ठोस तंत्र बनाना पड़ेगा। ऐसा बनाना पड़ेगा जो स्वयं सिद्धा हो, जो किसी और लोगों की तरफ न देखे। उसको आपको बाकी सारे चीजों में प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अम्बेडकर नामा आपको का भी उसको नंबर जो आएगा, है ये अम्बेडकर नामा का भी नंबर आएगा। नहीं, अम्बेडकर नामा तो मान लिया सोशल मीडिया है। मैं तो ऐसे कह रहा हूं ना, जो गोदी मीडिया के पैरेलल अगर आप मीडिया को नहीं स्टेब्लिश करेंगे, नहीं खड़ा करेंगे, नहीं उनको जो है बढ़ावा देंगे, तो आप जो है उस सब जगह जीतेंगे, मीडिया से पराजित हो जाएंगे। सोशल मीडिया कितना किसी को संभालेगा, आप हमको बताइए। अच्छा, सोशल मीडिया किसी को कितना संभालेगा ये बताइए। अच्छा जाहिर जाहिर। भाई, हम और आप हैं, हम लोग जो है यूट्यूब पर दे रहे हैं, यूट्यूब जो लोग खोलेंगे वो देखेंगे ना अम्बेडकर नामा। लेकिन जो जनरल मीडिया जो है आपके जो टेलीविजन के माध्यम से अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी तक पहुंचा है, चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो, वो तो अगर न्यूज ट्यून करेंगे तो एक साथ इतने जगहों पर न चाहते हुए भी देखा जाएगा। भले 2 मिनट में लोग बदल दें, चैनल दूसरा ले लें, लेकिन दूसरा भी लेंगे तो कोई गोदी ही तो लेंगे ना। कोई यूट्यूब पर जाके तो सोशल मीडिया देखेंगे नहीं। और यूट्यूब में भी तमाम फर्जी टाइप के आ गए हैं, तमाम IT सेल के मीडिया आ गए हैं, जो हेडिंग लगाएंगे कि जो है वो जो है प्रधानमंत्री ने को इस्तीफा देना पड़ा। अब आप कहेंगे तो पढ़ सकता है, अब पढ़ा और पढ़ सकता है कि निहितार्थ में कितना अंतर है, आपसे बताइए। उन्होंने चाबुक चलाया, चंद्रचूड़ ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चाबुक चलाया। अब आप पढ़ेंगे तो कोई वो वाला मामला होने वाला है, तो उसमें ऐसा हो सकता है। तो चाबुक नहीं हुआ ना, तो जब होगा तब देखा की बात हो गई। तो इस तरह का एब्सर्ड हेडिंग लगा करके खुद ही विश्वसनीयता गिरा रहे हैं मीडिया की, आपसे बता रहे ये सोशल मीडिया की। चलिए सर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्बेडकर नामा गंभीरता से और गंभीर चीजों पर काम करता है, बात करता है। जितने लोग देखे फर्क नहीं पड़ता, चाहे 10,000 भी सुनते हो तो काफी है हमारे लिए। जी शुक्रिया सर, थैंक यू सर, ठीक। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब खुल के बोलते हैं, दबंगई से बात रखते हैं, और जो बोलते हैं टिके रहते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। पूरा वीडियो देखिए, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।